हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में अपन ने पढ़ी थी बेसिक ज्यामिति और आज अपन पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब ये होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। त्रि का मतलब हो गया तीन, और तीन भुजाएं होनी चाहिए और तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, वो होती है आपके लिए त्रिभुज। तो त्रिभुज में एक बात का ध्यान रखें, 6 अवयव होते हैं। 6 अवयव, जिसमें क्या होते हैं, तीन तो होती है भुजा और तीन ही होते हैं कोण। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इनके सामने वाले कोण हो गए। तो अपन इसके त्रिभुज के नियम पढ़ते हैं। त्रिभुज का नियम का मतलब है कि अगर आपको भुजाओं की माप दे दी जाए, आपको पूछ लिया जाए कि यह त्रिभुज होगा या नहीं होगा, तो इसमें दो प्रकार के आपके नियम आते हैं। दो प्रकार के नियम आते हैं। तो ये पहला नियम है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। इनको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो दूसरा नियम है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। यह है आपके लिए बेसिक। तो बेसिक को आप ध्यान से पढ़ें जिससे आपको आगे अच्छे से समझ में आए। तो दो भुजाओं का योग का मतलब है, आपको जैसे दो भुजाओं की माप दे दी 4, 5 और 6, ये तीन भुजाएं हैं जो त्रिभुज की सेंटीमीटर में है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिखोगे ये त्रिभुज है या नहीं है। तो आप इन दो भुजाओं का अगर योग करते हो, पहली और दूसरी का, तो क्या आता है 9। तो दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से ज्यादा। तो तीसरी कौन सी बची, 6, तो ये 6 से ज्यादा है। इसका मतलब पहला नियम तो ये संतुष्ट हो रहा है, दोनों नियम संतुष्ट होने चाहिए। दो भुजाओं का अंतर, तो 4 आप बड़ी भुजा में से घटाओगे तो 5 - 4 = 1। तो 1 है जो कि 6 से छोटा रहा या नहीं रहा। तो तीसरी भुजा से ये इसका अंतर क्या रह गया, छोटा। इसका मतलब दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है जो त्रिभुज की माप होगी। इसी प्रकार से आपको दे दे एक और 4, 4 और 9, ये त्रिभुज होगा या नहीं होगा। ये सेंटीमीटर माप है। तो अपन पहला नियम लगाते हैं, 4 + 4 योग हो गया 8। तीसरी भुजा से ये ज्यादा है क्या, नहीं है। इसका मतलब पहला नियम ही यहाँ पे फेल हो गया, तो ये त्रिभुज नहीं हो सकता, ऐसा त्रिभुज नहीं बन सकता। अब अपन पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार। तो अपन भुजाओं के आधार पर देखते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इन तीनों त्रिभुजों को पढ़ेंगे। तो देखो, समबाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब भुजा। इसका मतलब त्रिभुज में तीन ही भुजा होती है, तो तीनों भुजा क्या होगी, समान होगी। समद्विबाहु का मतलब होगा समान तो होगी परंतु दो भुजाएं समान होगी। समान होगी कितनी, दो भुजा समान होगी। विषमबाहु, विषम का मतलब होता है कोई भी भुजा समान नहीं होगी। इसका मतलब सभी भुजाएं क्या होगी, असमान भुजाएं होगी। असमान भुजाओं का मतलब है कि इनकी सभी भुजाओं की माप अलग अलग होगी। इसमें दो भुजाओं की माप समान होगी, इसमें एक भुजा, तीनों भुजाएं की समान होगी। अब इसमें अपन आगे देखते हैं, समबाहु त्रिभुज है जिसकी आकृति ऐसी होती है, तीनों भुजा समान होगी। तो इसके क्या होते हैं, तीनों कोण भी समान होते हैं। और तीनों कोण तभी समान होंगे जब इसमें तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। एक बात यहाँ पे नोट कर ले, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। अगर भुजा समान है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समद्विबाहु को अपन देखते हैं, जैसे ये दो भुजाएं क्या दे रखी है, समान दे रखी है। ये दो भुजा समान है तो इनके सामने वाले कोण भी तो बराबर होंगे। और सामने वाले कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज में है जो कि तीनों कोण और तीनों भुजाएं ही क्या होती है, अलग अलग माप की होती है, ये बराबर नहीं होती है। अगला, आप कोणों के आधार पर इसके प्रकार देखते हो। तो क्या होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये तीनों त्रिभुज के प्रकार है, ध्यान रखिए।
न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो अपन ने पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है। तो इसी के आधार पर अपन त्रिभुजों को पढ़ते हैं। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब इसमें एक कोण कितना होगा, न्यून कोण होगा। इसमें एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। इसमें एक कोण क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण होता है 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा कोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री और ये है 90 डिग्री से कम। तो ध्यान रखें, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। कभी कभी क्या किया जाता है ना, तो भुजा दी जाती है और आपको पूछ लिया जाता है न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है। तो तीनों भुजा देखने के बाद में आप सीधा सीधा कैसे पता लगाओगे, जब आपको एक ही कोण नहीं दे रखा है तो आप इसको सीधा सीधा पता लगा सके कि न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है। तो आपको क्या करना है, दो भुजाओं का वर्ग करना है और उनको क्या करना है, जोड़ना है। अगर तीसरी भुजा के वर्ग से क्या है, वो बड़ा है, तब तो वो होगा न्यून कोण। तो मैं इसको लिख देता हूँ भुजा 1, भुजा 2 और भुजा 3। भुजा 1 का वर्ग प्लस भुजा 2 का वर्ग, दोनों को जोड़ करके भुजा 3 के वर्ग से देखें, अगर बड़ा है तो वो न्यून कोण होगा। भुजा 1 का वर्ग और भुजा 2 का वर्ग, अगर ये दोनों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो कौन सा कोण होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। अगला बचा शेष अधिक कोण। तो भुजा 1 का वर्ग, भुजा 2 का वर्ग क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए भुजा 3 के वर्ग से, तब क्या होगा, ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। इसके आधार पर आप एक सवाल देख सकते हो कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये तीनों है भुजा त्रिभुज की दे रखी है आपको, 5, 6 और 7। तो आपको बताना है ये न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। तो आप दो भुजाओं का क्या करोगे, वर्ग करोगे। 5 का वर्ग 25 प्लस 6 का वर्ग क्या हुआ, 36। तो 25 और 36 क्या हो गया, 61। 36, 5, 41, 20, 61। और इधर देखोगे आप तीसरी भुजा का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होता है, 49। तो देखो ये बड़ा रह गया, इसका मतलब आपके लिए पहली कंडीशन संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। अगली चीज है आपके लिए त्रिभुज में बहिष्कोण। यह आपके ज्यामिति के सवाल जो शॉर्ट बनते हैं एबीसीडी के, तो यहीं से बनते हैं। तो आपके लिए त्रिभुज है, त्रिभुज का बहिष्कोण देखते हैं। तो ये एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, कोई सी भी भुजा को आगे बढ़ा दो तो जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होगा, बहिष्कोण होगा। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर वो क्या होगा, बहिष्कोण होगा। जो किन दो के बराबर होगा, इस कोण के और इस कोण के, मतलब सुदूर अंत्य कोणों के बराबर, योग के बराबर होगा। अगर ये 120 है तो ये क्या होगा, 60। इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग क्या होगा आपके लिए, 120 डिग्री होगा। ये आपको 30 दे दे तो आप इसको कितना बनाओगे, 90, तभी तो होगा। 90 और 30 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर होगा। तो बहिष्कोण किसके बराबर होता है, सुदूर अंत्य कोण के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ये होता है बहिष्कोण। और इसी में अगला है, किसी भी त्रिभुज के एक ही शीर्ष पर बने दो बहिष्कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब ये भी बहिष्कोण है, ये भुजा को आगे बढ़ाया तभी तो बना, और ये भी एक बहिष्कोण है। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बहिष्कोण होगा, और वो दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है त्रिभुज से संबंधित, जो आपको प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो। एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें एक रेखा है जो तीसरी रेखा के क्या समांतर है। इस रेखा के ये रेखा समांतर है और मिला रही है दो बिंदुओं को, मिला रही है नहीं मिला रही है,
तो इसको अपन देख लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे मिला रही है डी और ई पे। समांतर हो तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। समान अनुपात में बांटने का मतलब है यह रेखा इसको जिस अनुपात में काटेगी यहाँ से यहाँ तक उसी अनुपात में इसको काटेगी, यहाँ से यहाँ तक जिस अनुपात में काटेगी उसी अनुपात को यहाँ से यहाँ पे काटेगी। अगर मान लीजिए आपको दे रखा होता है 2:3 में काटती है, प्रश्न दे रखा है 2:3 में, इसका मतलब इसको 2 में काटती है तो इसी को 2 में काटेगी, इसको 3 में काटती है तो इसका मतलब इसको 3 में भी काटेगी। आपको भुजा की माप दे रखी है 25 दे रखी है, तो आप इसकी माप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। ये 2:3 में काट रही है, इसका मतलब जिसकी माप निकालनी है उसको ऊपर लिखो, और भुजाओं का योग क्या हो गया अनुपात के अनुसार 5, और ये दोनों का एक जोड़ा हो गया नहीं हो गया 25 का और 5 का, तो इसका मतलब ये भुजा क्या होगी यहाँ पे 10 होगी और यहाँ पे 15 होगी। तो ये समान अनुपात में काटती है, इसको आप लिख सकते हो AD/DB बराबर क्या होगी AE/EC। तो ये इससे आपको निकालने में मददगार होगी। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है समबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं के मध्य बिंदु। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दोनों समान भुजाएं ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इसका मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी। कब संभव होगा? जब ये क्या हो समद्विबाहु त्रिभुज हो। अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर सदैव समकोण त्रिभुज ही बनेगा। जैसे आपने ये देखा ये समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाओं को आप मध्य बिंदु को मिलाओगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये आपस में क्या मिलेंगे, ये ऐसे ही तो मिलेंगे। इसका मतलब ये भी आपस में क्या होगा, ये भी समकोण त्रिभुज ही बनेगा। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, हमेशा ही समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो त्रिभुज का अगला टॉपिक है आपके लिए माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझो, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मध्य बिंदु को मिलाती है, वो रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु, इसका मतलब दो भागों में बराबर भागों में बांटती है, तो वो क्या होगी? ये माध्यिका होगी। और त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। कितनी होती है? 3 माध्यिकाएं होती है। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिका? 3 माध्यिका। और अपन देखते हैं जैसे माध्यिका है वो 2:1 के अनुपात में आपस में काटती है, तो 2 होगा 2:1 में काटेगी, परंतु 2 कौन सा भाग होगा? 2 शीर्ष की तरफ वाला भाग होगा। शीर्ष की तरफ वाला भाग बड़ा होगा, इसलिए 2 और ये अनुपात होगा 1। अनुपात होगा, ना कि इसकी माप। आपको माध्यिका की लंबाई दे दी जाए और आपको पूछ लिया जाए कि ये बिंदु कितने दूरी पर है, तो आप जैसे आपको दे दी 9 सेंटीमीटर माध्यिका है, तो आपको 9 बटा अनुपातों का योग हो जाएगा 3, और आपको उधर की दूरी ज्ञात करनी है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु अंकित है। और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक। क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का केंद्रक होता है माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु। माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? त्रिभुज का केंद्रक के। तो केंद्र के दो, गुरुत्व केंद्र के दो या माध्य केंद्र के दो, ये सभी एक ही होते हैं। अब आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिका क्या होती है? समान होती है।
2 नंबर है समकोण त्रिभुज की माध्यिका है कर्ण को आधा करती है, वे समान होती है। कैसे? आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो आप इस पे यहां से माध्यिका खींचोगे, ये माध्यिका खींचोगे या नहीं खींचोगे? तो ये इन दोनों को आधा आधा करेगी और इसकी माप भी इन दोनों के बराबर ही होगी। तो माध्यिका की माप जितने आधा आधा करेगी, इसकी माप इसके बराबर होगी और इसकी माप इसके बराबर है। इसका मतलब तीनों की माप क्या होगी? आपस में बराबर होगी। ये नियम तभी लागू होगा जब कर्ण के ऊपर कोई माध्यिका खींची जाए। अब आप देखते हो, जैसे ये त्रिभुज है, इस पे आप 3 माध्यिकाएं खींचते हो, माध्यिका खींचते हो, ये आपने माध्यिकाएं खींच दी। तो इसमें आप पढ़ते हो कि आपको कभी कभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ, और ये है गुरुत्व केंद्र या जी। तो आपको पूछ ले त्रिभुज ए जी बी का क्षेत्रफल, तो ए बी जी का क्षेत्रफल होगा, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या क्या होगा? 1/3 गुना होगा। इसका आप इतना क्षेत्रफल निकालते हो, ये 1/3 गुना होगा, ये नीचे वाला भी 1/3 गुना होगा, ये 1/3 गुना होगा। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कुछ भी दे रखा हो, जैसे 69 दे रखा है, तो छोटे वाले त्रिभुज का आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या निकाल लोगे? 23 वर्ग सेंटीमीटर निकाल लोगे। ये तो था 1 नंबर। अब आपको 2 नंबर एक और देखते हैं। जैसे ये त्रिभुज आपको दे रखा है, आपको ये क्या दे रखी है? माध्यिका दे रखी है। तो इसको आप लिखते हो ए बी सी डी। तो ए डी, और इसको आप माध्यिका तो लिखते हो, परंतु माध्यिका को मैं मिलाता नहीं हूँ पूरा, मैंने आधी दूरी तक की है, इसको लिखता हूँ बीई। तो ए डी माध्यिका है और बीई भी क्या है? माध्यिका है। तो आपको त्रिभुज पूछ लिया जाता है, कोई भी त्रिभुज की आपको माप पूछ ली जाती है। तो जैसे इसका आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, इसका पूछ ले तो आप 1/3 गुना कर लोगे, परंतु आपको पूछ लिया जाता है इसका इतनी दूरी तक ही, तो आपके लिए ये होगा 1/4 गुना। क्यों होगा? जैसे त्रिभुज को माध्यिका क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हो गया आधा भाग और ये हो गया आधा भाग, परंतु इसी आधे भाग में भी ये एक माध्यिका और है, इसका मतलब ये भी आधा होगा और ये भी आधा होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब ये 1/आधे का आधा क्या होगा? 1/4। तो त्रिभुज बी डी ई आपका इसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में आप किसका भाग दे दोगे? 4 का भाग दे दोगे, तो इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको 36 दे रखा होता है, इसका बी ई डी का निकालना है, तो 36 के भाग दोगे 4 का, इसका मतलब 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा? इसका भी क्षेत्रफल आप इससे निकाल सकते हो। इस प्रकार आप माध्यिकाओं से ये 4 चीज़ें सीखते हो। माध्यिका त्रिभुज को बराबर 2 भागों में बांटती है क्षेत्रफल में। माध्यिकाएं आपस में 2:1 में काटती है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्र, गुरुत्व केंद्र या माध्य केंद्र कह सकते हो। समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है? तीनों समान होती है। शीर्ष लंब अगला है आपके लिए शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष से किसी सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है। लंब का मतलब होता है वो उसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। अगला है आपके लिए लंब केंद्र। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें आप। लंब केंद्र क्या होता है? आपने ये शीर्ष लंब देखा, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से जब शीर्ष लंब डाले जाते हैं तो वो क्या होते हैं? ये एक लंब केंद्र का निर्माण करते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, यही इसका क्या है? लंब केंद्र है। क्या है? लंब केंद्र। तो लंब केंद्र आपके 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़े हैं आपने, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो ये तीनों के लिए कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज के तो अंदर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब या लंब केंद्र है वो कहाँ पर होता है? शीर्ष पर स्थित होता है। और कौन से शीर्ष पर स्थित होता है? 90 डिग्री वाले शीर्ष पर स्थित होता है। और अधिक कोण
वाले त्रिभुज के लिए ये लंब केंद्र कहाँ पर होता है, ये है आपके लिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र है जो कि इसके त्रिभुज के अंदर होता है। ये आपके लिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र है जो कि शीर्ष पर होता है, कोण से पे 90 डिग्री वाले शीर्ष पे होता है। और ये है आपके लिए अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज का लंब केंद्र है जो कि बाहर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके शीर्ष लंब खींचते हैं तो वो बाहर की साइड मिलते हैं, इसलिए इनका लंब केंद्र भी बाहर होता है। और लंब केंद्र में एक बात का आप ध्यान रखें, ये कोण और ये कोण, जो शीर्ष लंब पे जो कोण बन रहा है उसके सम्मुख कोण, उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखें, जैसे ए बी सी डी ई एफ और जी आपको दे रखा है, तो कोण ए प्लस कोण बी ई सी, इन दोनों का योग क्या होगा, 180। इसी प्रकार से इसका और इसका योग भी 180 होगा, इसका और इसका योग भी 180 होगा, ध्यान रखना। अब अपन पढ़ते हैं अंत्य केंद्र और परिकेंद्र। त्रिभुज के लिए अंत्य केंद्र और परिकेंद्र, ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। तो अंत्य केंद्र क्या होता है, जैसे त्रिभुज है तो अंत्य केंद्र में हमेशा कोणों का समद्विभाजन होगा। कोणों का समद्विभाजन का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। जैसे ये कोण 60 डिग्री का है, इसको 30-30 डिग्री में जो बांटता है, और ये भी जैसे 60 डिग्री है तो इसको 30-30 डिग्री में जो बांटता है। तो कोणों का समद्विभाजन अंत्य केंद्र क्या होता है, कोणों का समद्विभाजन जहाँ पे मिलता है वो होता है अंत्य केंद्र। और अंत्य केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होगा, हमेशा ध्यान रखें, अंत्य केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होगा। अब अपन परिकेंद्र देखते हैं। तो परिकेंद्र क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजन। लंब समद्विभाजन का मतलब इस भुजा को आप आधा आधा भी करेंगे और रेखा क्या होगी, उस त्रिभुज को लंबवत भी होगी। जैसे आप इसको आधा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर के काटेगी या नहीं काटेगी। तो आप इसको, जैसे आपने इसको मिलाया तो ये मान लीजिए ये मिली, इस भुजा के लिए आपने ये मिलाया, इस भुजा के लिए आपने ये मिलाया, तो ये क्या है, इनके समद्विभाजन है भुजाओं के, भुजाओं को बराबर बांट रहे हैं, तो वो क्या होगा, परिकेंद्र। इसका मतलब भुजाओं का समद्विभाजन, वो क्या होगा, परिकेंद्र। अब आपने तीन चीजें देख रखी है, तीन त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अंत्य केंद्र तो तीनों के लिए ही अंदर स्थित होगा, परंतु परिकेंद्र है न्यून कोण के तो कहाँ होगा, अंदर स्थित होगा, समकोण के कर्ण पर स्थित होगा, और अधिक कोण के लिए कहाँ पर स्थित होगा, बाहर स्थित होगा। ये बातें आप इम्पोर्टेंट लगा के ध्यान में रखें हमेशा ही, क्योंकि यही सवाल आपको प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। समरूपता, इसका मतलब इसके नाम से ही इफेक्टेड है, नाम से पता चल रहा है कि इसका रूप क्या होना चाहिए, समान। रूप क्या होना चाहिए, समान। तो रूप समान का मतलब है जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों देखने में समान होने चाहिए, तो ये रूप समान हो गया। ये लाइन और ये लाइन दोनों रूप में समान है या नहीं, तो रूप में समान है, इसका मतलब रूप समान है। तो इसकी दो कंडीशन होती है, या तो होती है संगत कोण समान होना चाहिए, या होती है संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। ध्यान देवें, ये समान है, ये समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है ये भुजा और ये भुजा अनुपात में समान होनी चाहिए। तो अनुपात में समान होने का मतलब है ए बी सी डी ई एफ, अपन ने इसको ऐसे दर्शाया है, तो ए बी बट्टा डी ई बराबर किसके होगा, जो भुजा इस त्रिभुज की ले रहे हो वो इसी त्रिभुज की ले रहे हो, ध्यान रखें। अब अपन त्रिभुज की ये भुजा ले रहे हैं ए सी, तो इस त्रिभुज की कौन सी भुजा काम आएगी, ये, तो डी एफ बराबर कौन सी होगी, बी सी, नीचे वाला आधार ले रहे हो तो ई एफ। ये इस तरह से आप इनसे आप किसी भी भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हो, अगर लंबाई दे दे तो। इस प्रकार से ये होता है समरूप। अब अपन पढ़ते हैं सर्वांग सम, त्रिभुज की सर्वांग समता।
तो सर्वांग समता के अपन 4 नियम देखते हैं। भुजा, भुजा और भुजा। 1 नंबर नियम अपना ये है, इसको एस 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 भी कहते हैं। 2 नंबर नियम है भुजा, कोण, भुजा, एस ए एस। तीसरा नियम होगा कोण, भुजा, कोण, ए एस ए। 4 नंबर है समकोण, कर्ण, भुजा, आर एच एस। तो आपके लिए ये 4 नियम हैं। इन 4 नियमों से आप सर्वांग सम सिद्ध करते हो। सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व अंग समान, सर्व अंग समान। इसका मतलब त्रिभुज के सभी अंग क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, तभी वो सर्वांग सम सिद्ध होगा। अपन पढ़ते हैं पहले नियम को, भुजा भुजा भुजा। इसका मतलब 2 त्रिभुज होंगे, उनकी आपको 3 भुजाएं, 3 भुजाएं दोनों त्रिभुजों की अगर समान दे रखी है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। इसमें आप ध्यान दें, सर्वांग सम त्रिभुज को लिखने के लिए ये चिन्ह होता है और समरूप त्रिभुज को लिखने के लिए ये चिन्ह काम में आता है। जैसे आपने लिख दिया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो ये चिन्ह लगाओगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, तो ये चिन्ह काम में आएगा। तो अब अपन पढ़ते हैं नियम नंबर 1 को। नियम नंबर 1 क्या कहता है, भुजा भुजा भुजा। इसका मतलब त्रिभुजों की, 2 त्रिभुजों की भुजाएं 3 हैं जो आपस में बराबर है। इसका मतलब वो तीनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इसका मतलब अगर ये 3 4 5 और ये दे दी 3 4 5, इसका मतलब इसमें दोनों में देखो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब 3 भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज हो गया। अब इसके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर भुजाएं सिद्ध हो गई, इसका मतलब आप कोण बिना देखे ही बराबर सिद्ध हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा का मतलब होता है 2 भुजाएं दी हुई होनी चाहिए और उनके बीच का कोण दिया होना चाहिए। भुजा कोण भुजा का मतलब है कोण बीच में आ रहा है, इसका मतलब कोण बीच वाला होना चाहिए। आपको ये दे दी 3, ये दे दी 3, ये 4 दे दी, ये 4 दे दी। अब आपको कोण ये दे दे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों भुजाओं के बीच का कोण आपको बराबर दे दे, जैसे 60 और ये 60 दे दिया, इसका मतलब ये दोनों कोण, 2 भुजाएं और 1 कोण वाला नियम लग जाएगा और इस आधार पर ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तीसरा नियम आप देखते हो कोण भुजा कोण। इसका मतलब आप इसमें देखोगे तो 2 तो आपको कोण देगा, परंतु 2 कोणों वाली ही लाइन देगा, ध्यान रखें। जैसे आपको ये दे दिया 30 डिग्री, ये दे दिया 30 डिग्री और ये दे दिया आपको 50 डिग्री और ये दे दिया आपको 50 डिग्री, तो आपको भुजा देनी पड़ेगी ये वाले, ये भुजा देगा तभी इसमें क्या होगा, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध होंगे। किससे, कोण भुजा कोण नियम से सर्वांग सम सिद्ध होंगे। अब अपन पढ़ते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम में लगता है, ये किस में लगता है, ये हमेशा ही समकोण त्रिभुज के अनुसार ही लगता है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम, इसका मतलब समकोण त्रिभुज में लगेगा तो दोनों, एक कोण तो समकोण होगा ही होगा, दूसरा क्या होना चाहिए, कर्ण समान होना चाहिए। तो कर्ण समान, और उसके अलावा एक भुजा समान होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी हो। समकोण हो गया, कर्ण होगी, भुजा होगी। अगर दोनों त्रिभुजों में है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इससे आप बाकी वाले कोणों को कह सकते हो कि ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं रहती है। फिर आपको देखो, मान लो त्रिभुज दे दिए 2, मैं एक सवाल से समझा देता हूँ। त्रिभुज 2 दे दिए, आपको ये लाइन बता दी 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, प्लस आपको ये कोण दे दिया आपको 50 डिग्री है और ये कोण दे दिया 50 डिग्री है। तो देखो, आपको ये देखना है कि ये है जो कि आपके लिए सर्वांग सम है या नहीं है। तो देखो 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब भुजा है। आपको पूछेगा कौन से नियम से, कौन से नियम से सर्वांग सम है, तो नियम कौन सा लगेगा, देखो ये भुजा है, इसका मतलब भुजा, बीच का कोण दे रखा है और दूसरी भुजा दे रखी है, इसका मतलब भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। त्रिभुज अगर सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है तो उसके बाकी बचे हुए कोण और भुजाएं हमेशा ही आपस में बराबर होती है।
अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट स्टेप त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमेय हैं जो सवालों के रूप में पूछे जाते हैं, बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं त्रिभुज से संबंधित पहला प्रमेय। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अलग अलग खींची रेखाएं जो सम्मुख भुजा के समांतर हो तो ऐसे बना त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज होगा। इसका मतलब त्रिभुज के तीन शीर्ष, पहले तो अपन त्रिभुज बनाते हैं, ये बन गया आपके लिए त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अलग अलग खींची गई सम्मुख रेखाएं। सम्मुख रेखाएं का मतलब है आप इस त्रिभुज पर एक रेखा खींचो जो इसके समांतर है। इसका मतलब इससे भी आप एक रेखा खींचोगे जो किसके समांतर है, उस आगे वाली लाइन से समांतर है। अब इस शीर्ष से आप एक रेखा खींचोगे जो इस रेखा के समांतर है। अगर ऐसा आपको त्रिभुज दिया जाए, ये तो था त्रिभुज एबीसी, तो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर भी एक त्रिभुज बना या नहीं बना, तो ये बना DEF। तो ये क्या है, ऐसे बना हुआ त्रिभुज का परिमाप मूल परिमाप का 2 गुना। इसका मतलब इस त्रिभुज का परिमाप है वो इस पूरे त्रिभुज का क्या है, 2 गुना होगा। तो ABC का परिमाप है, आपको दे रखा होता है 4, तो त्रिभुज DEF का परिमाप आप सीधे ही देख करके क्या बता दोगे, 8। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है, ध्यान रखें। अगला है आपके लिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु। इसका मतलब त्रिभुज बनाते हैं, ये बना लिया आपके लिए त्रिभुज। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना हुआ त्रिभुज। ये भुजा और ये भुजा तीनों के मध्य बिंदु है, इनसे एक त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है, त्रिभुज बन गया। तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/4 गुना। इसका मतलब अगर आपको ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 36 और आपको DEF का क्षेत्रफल निकालना होता है तो 1/4 × 36 कर सकते हो और 9 सेंटीमीटर इसको सीधा सीधा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज PQR में कोण Q व कोण R के अर्धक है। अर्धक का मतलब है ये कोण Q इधर आधा है, इधर आधा है, कोण R इधर आधा है और इधर आधा है। तो कोण QOR का मान निकालना है, QOR का आपको मान निकालना है। तो इसके लिए आप एक सूत्र काम में ले सकते हो, कोण QOR। अगर ये कोण दे रखा है तो आप क्या करोगे, 90 प्लस कोण P का आधा, ये जोड़ दोगे तो आपको ये कोण अपने आप निकल जाएगा। तो देखो आपको ये दे रखा है मान लो 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब 90 प्लस 60/2, इसका मतलब 90 प्लस 30, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री। ये बहुत से सवालों में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर ये इसके अर्धक हो तभी ये सूत्र लगेगा, और ये अंत्य अर्धक है, कोण का अंदर से आधा किया हुआ है। अगर कोण के बाह्य अर्धक हो तो आपके लिए सूत्र लगेगा 90 माइनस कोण P/2। इसी सवाल के लिए अगर बाह्य अर्धक होता और ये 60 डिग्री का होता, आपको ये पूछा जाता है, तो 90 माइनस ये हो जाएगा 60/2, 90 माइनस 30 क्या होते हैं, 60 डिग्री। इसका मतलब ये कोण भी आपके लिए क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में ये प्रमेय यूज में लिए जाते हैं बहुत से सवालों में, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें, ये सवालों के रूप में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, त्रिभुज ABC में कोण B और C यदि BAC का समद्विभाजक है, कोण B और कोण C क्या है कि कोण B है बड़ा है, ये कोण हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक है। यदि BAC का समद्विभाजक BAC कोण है, इसका मतलब ये इसको आधा करेगा, कौन सी भुजा कर रही है, AM आधा कर रही है, इसका मतलब ये आधा कोण, ये आधा कोण इधर है, और ये रेखा है जो इसके ऊपर क्या है, लंब डाल रखी है, ये तो इसको आधा कर रही है। इसका मतलब कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक आपको लंब अर्धक खींचते हो तो लंब अर्धक ये हो गया और ये हो गया लंब। तो इसके लिए ये कोण निकालना है, कोण MAN, इसका मतलब ये आपको बीच वाला कोण पूछा गया है। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 1/2, किसका 1/2, कोण B में से कोण C को घटा दो और उसका आधा कर दो, ये कोण उसके बराबर होगा। जैसे आपको ये दे रखा है 40 और ये दे रखा है 30 डिग्री, तो आप MAN का मान निकालोगे तो 40 माइनस 30 क्या हुआ, 40 माइनस 30 होता है 10, 10 का आधा 2 क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब ये डिग्री कितने डिग्री का होगा, ये 5 डिग्री का होगा। इन सवालों को आप प्रमेय के माध्यम से ही हल कर सकते हो, ध्यान रखें।
अगला प्रमेय है आपके लिए त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। भुजा BC पर D इस प्रकार है कि कोण ADC और कोण BAC बराबर है। कोण ADC और कोण BAC ये दोनों कोण अगर बराबर दे रखे होते हैं आपको, तो आप CA अगर कोई भी भुजा निकालनी होती है तो CA का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर किसके CB इंटू CD के बराबर होगा। आपको ऐसे एक सवाल दे दे, ये कोण इसके बराबर दे दे, आपको पूछ ले BD की माप पूछ ले, तो देखो इसका वर्ग होगा, इसका मतलब 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो 16 किसके बराबर होगा 8 और इसके गुणा के बराबर, तो इसका मतलब इसकी माप क्या होगी 2। आप इन प्रमेय की सहायता से सीधे सीधे आंसर निकाल सकोगे। अगला सवाल, अगली प्रमेय है आपके लिए BAC में कोण BAC 90 डिग्री का है। BAC ये आपको दे रखा 90 डिग्री, ADBC के ऊपर लंब है, तो ये प्रमेय होता है कि AD का स्क्वायर वो किस के बराबर होता है BD इंटू DC के बराबर होता है। तो आप इससे भी आप किसी भी भुजा की माप निकाल सकते हो। अगर 2 की भुजा की माप दे दे तो आप तीसरी भुजा की माप निकाल सकते हो। आपको ये दे दे कि मान लो ये 2 सेंटीमीटर दे रखी होती है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी होती है, इसका मतलब AD क्या होगी, तो AD का स्कोर होगा 2 इंटू 4, तो इसका मतलब AD होगी √8, क्योंकि ये इस इधर वर्ग था, इधर आते ही क्या हो गया वर्गमूल हो गया और ये हो गया मल्टीप्लाई। √8 का मतलब होता है 2√2, तो 2√2 भी सेंटीमीटर इसका उत्तर हो सकता है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण C 90 डिग्री का है। कोण C 90 डिग्री का है, ये दोनों भुजा बराबर हो गई, समद्विभुज हो गया, तो AB का स्कोर होता है वो 2AC का स्क्वायर के बराबर होता है। अगला है ABC समबाहु त्रिभुज होगा तो AD BC पे लंब है, AD BC पे लंब है, सॉरी ये D होगा ये C होगा, तो AD BC पे लंब हो गया, तो AD का स्क्वायर 3 BD के स्क्वायर के बराबर होगा। AD का स्क्वायर BD के 3 गुणे के वर्ग के बराबर होगा, और 3 AB का स्क्वायर का 3 गुणा होगा जो AD के स्क्वायर के 4 गुणे के बराबर होगा। ये प्रमेय है, सीधे प्रमेय ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी ये बात पूछ दिया जाता है AD का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। अगला है ABC अधिक कोण हो तो कोण B अधिक कोण हो, ये तो है अधिक कोण त्रिभुज हो, तो AD और BC के लिए AC का ये है जो प्रमेय आपके लिए काम में होता है। तो इसमें होता है त्रिभुज ABC, ये आपको अधिक कोण त्रिभुज दे दिया, मान लीजिए ABC, AD है CB पे लंब, इसका मतलब ये होता है आपके लिए लंब, ये लंब हो गया। अब आपको AC की माप ज्ञात करनी होती है और इनकी माप दे रखी होती है, तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। इससे आप इसको ज्ञात कर सकते हो, ध्यान रखें। ये अधिक कोण त्रिभुज के लिए अगर न्यून कोण हो, न्यून कोण के लिए क्या होगा सेम टू सेम ही आएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 2BC इंटू BD। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रमेय AD ABC की माध्यिका हो तो ये होता है माध्यिका का रिलेशन, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है 2AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी त्रिभुज प्रश्नावली है जो कि एकदम पूरी तरह से ज्यामिति के रूप से कंप्लीट हो चुकी है, और आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।